हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आदित्य अपनी चिंता जताते हुए सबके सामने कहता है, पूरे मारवा परिवार में उनके खिलाफ जाने का साहस किसी के अंदर नहीं है, चाहे वह सनी के माता पिता ही क्यों न हो। सनी चाहे बेशक से अपने माता पिता का बच्चा है, परंतु वह हमेशा से ही अपने माता पिता के साथ नहीं बल्कि रोहित के साथ रहता है। यह सुनते ही मुक्ता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस समय मुक्ता इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी कि रोहित मारवा की प्रतिक्रिया क्या होने वाली है, रोहित मारवा उसके बारे में क्या सोच रहा है। उसे इस बात की खुशी थी कि इस बहाने वह मारवा हाउस जाकर ओमकार, प्रीति और शनि से मिल पाएगी और फिर वह सभी गलतफहमियां, सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे जो उस दिन उन सबके बीच में हो गए थे। मुक्ता तभी कमरे के अंदर आ जाती है। मुक्ता को वहां देखकर सभी की जान में जान आ जाती है, क्योंकि वे सब सोचते हैं कि अब आदित्य से केवल मुक्ता ही उन सबको बचा सकती थी। वह अपने पापा की कुर्सी के पीछे से पहुंचकर उसे पीछे से गले लगाती है और कहती है, हमें अपने आज में कल होने वाले उत्सव के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कल की चिंता करनी चाहिए। आप रोहित मारवा से मिलने के लिए इस तरह जाइए जिस तरह आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जाते हो। यह हमारे अपने परिवार की मर्यादा है। उनके परिवार का जो भी सलूक होगा वह उसके हिसाब से अपना बर्ताव करेंगे और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ज़िंदगी में हर चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। हमारी ख्वाहिश है कि हमें शनि ज़रूर मिले, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो। अगर वह हमारे भाग्य में होगा तो हमें अवश्य मिल जाएगा। अगर हमारी ख्वाहिश पूरी होती है तो वह ईश्वर की कृपा होगी, और अगर पूरी नहीं होती है तो फिर वह हमारा भाग्य होगा। उधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में ओमकार और शनि अपने कमरे में लॉन में नीचे मारवा और शनि अपने कमरे के बाहर टहल रहे थे। ओमकार शनि से कहता है, यह मारवा हाउस में किसी तरह की तैयारी चल रही है। कम से कम इस तरह की तैयारी किसी पार्टी फंक्शन के लिए की जा सकती है। यह सब क्या हो सकता है? सनी कहता है, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। फिर वह थोड़ी देर में सोच में पड़ जाते हैं। ठीक इसी वक्त उन दोनों की नज़र आयशा मारवा पर जाती है। शनि ओमकार के साथ आयशा मारवा के पास आ जाता है और आयशा से पूछना चाहता है, ताई जी, यह मारवा हाउस में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आयशा इस वक्त नौकरों को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, इसलिए वह सनी की बात का मतलब नहीं समझ पाई। उसका ध्यान केवल प्रीति की सगाई की तैयारियों तक ही जाता था, इसलिए वह जवाब देती है, सरप्राइज़ है। कभी कभी सरप्राइज़ मिलना भी अच्छा होता है। अभी भी मैं तुम्हें सिर्फ इंतज़ार करने की सलाह दूंगी। इस समय आने पर तुम दोनों को सब पता चल जाएगा। ऐसे कहकर वह शनि के चेहरे पर हाथ रखती है और दोबारा से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शनि ओमकार की तरफ देखता है। ओमकार उसे आंखों से इशारा करने के बाद दोनों दोस्त दोबारा से वापस टहलने लग जाते हैं। धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है। अनिका, रोहित के साथ भूमिका और निखिल भी वापस लौट आते हैं। अनिका उन सभी के साथ चल रही थी और वह अब्दुल से पूछती है, क्या सभी तैयारियां हो चुकी हैं? अब्दुल जवाब देता है, जी मैडम, आपने जितना कहा था वह सब हो गया है। अनिका रोहित से कहती है, मैं एक बार बच्चों के कमरे में जाकर आती हूँ। रोहित जवाब देता है, मैं भी साथ चलता हूँ। अनिका कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ इंतज़ाम करके बस जल्दी से वापस आ जाऊँगी। रोहित अनिका की बात पर हैरान रह जाता है, लेकिन अनिका की बात का विरोध करना रोहित के स्वभाव में नहीं था। अनिका सीधा बच्चों के कमरे में चली जाती है। उसे देखते ही सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने की जगह दे देते हैं। अनिका के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद बच्चे के कमरे की बालकनी की तरफ का दरवाज़ा खुलता है और एक के बाद एक 10 सिक्योरिटी गार्ड बालकनी में प्रवेश करके वह फिर से अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। अनिका बिस्तर पर लेटे हुए बच्चों को चादर से ढककर बाहर निकल जाती है, क्योंकि बच्चे उस टाइम सोए हुए थे। इसके बाद सभी सदस्य डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं, लेकिन आपस में बिना कुछ बात किए जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके अपने कमरों में लौट जाते हैं। लेकिन भूमिका निखिल के साथ उस कमरे की ओर चली जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद भूमिका निखिल से पूछती है, जैसे मानव के शरीर में उसका ब्रेन या हार्ट दोनों में से कोई भी फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम उसकी बॉडी का बंद हो जाता है। क्या इसी तरह रोबोट में भी हार्ट या ब्रेन जैसा कोई पॉइंट नहीं होता? क्या इस वक्त निखिल के दिमाग में किसी भी तरह से रोबोट से निपटने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढने के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था? निखिल अपना लैपटॉप ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है
और स्क्रीन की तरफ देखकर अपनी उंगली को लगातार कीबोर्ड पर चलाते हुए भूमिका की बात का जवाब देते हुए कहता है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन इस वक्त मुसीबत यह है कि यह रोबोट जितनी आसानी से अपना आकार बदल लेता है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हमें उसके दिल और दिमाग ठीक उनकी जगह मिल जाए, यह ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा अगर यह उसी जगह है, तभी भी उसके अंदर सिस्टम को डाइवर्ट करना आसान नहीं है, कम से कम अभी तो बिल्कुल भी नहीं। निखिल अपने काम में लग जाता है। भूमिका भी इसके कमरे में इधर से उधर धीरे धीरे टहलते हुए कहती है, अब हम क्या कर सकते हैं। भूमिका और निखिल को ऐसे ही बातें करते हुए कई घंटे बीत चुके थे। तभी निखिल का ध्यान भूमिका के पैरों की तरफ जाता है। वह भूमिका से कहता है, क्या तुम्हें किसी मिशन पर यहाँ पर छोड़ा हुआ है, जो तुम बार बार इधर से उधर टहले जा रही हो। अब भूमिका अपनी जगह पर रुक जाती है। वह निखिल की तरफ बेहद हैरानी से देखती है और निखिल से पूछती है, निखिल तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। निखिल मुस्कुराकर उसके पैरों की तरफ इशारा करता है और कहता है, तुम अपने पैरों को देखो, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अब तुम सोने के वक्त भी क्या इन्हें आराम नहीं दोगी। अपने सभी हथियारों को क्या तुम अभी भी साथ लेकर घूमती रहोगी। अगर तुम रात में भी ऐसे ही करती रहोगी तो तुम थक जाओगी। निखिल की बात सुनकर भूमिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद तुरंत वह उसके चेहरे पर चिंता का भाव दिखाई देने लगता है और वह जाकर निखिल के साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। फिर निखिल के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मुझे बड़ा अजीब सा ख्याल आ रहा है। जब यह रोबोट हमारे घर में से बाहर नहीं निकलेगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। निखिल का चेहरा भी गंभीर हो जाता है और वह कहता है, तुम सही कह रही हो भूमिका, यह कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बिल्कुल यह बल्कि एक बहुत बड़ी मुसीबत है जो हमारे साथ हमारे घर में घूम रही है। फिर एक पल वह चुप रहकर दोबारा से अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाते हुए भूमिका से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अब अनिका मैडम और रोहित सर इसका कुछ ना कुछ इलाज जरूर करेंगे। इस वक्त हमें शांत सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि साइबर ग्रुप की मीटिंग को पोस्टपोन नहीं किया गया है, क्योंकि इस मीटिंग का कंडक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब उनका यह ज़रूरी काम खत्म हो चुका है। उधर मारवा हाउस से 1 किलोमीटर दूर वेंटी में हर्षिता रोबोट को एक सांप जैसे आकार में बदलकर बच्चों की बालकनी तक पहुंच जाती है और वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक उठती है। यह योगेश को संबोधित करते हुए कहती है, यह क्या नई मुसीबत खड़ी हो गई है, देखो बालकनी में भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। यह सुनते ही योगेश स्क्रीन के सामने आ जाता है और स्क्रीन को देखते हुए हर्षिता से कहता है, सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ होना एक सामान्य बात नहीं है। योगेश के ऐसे कहते ही हर्षिता उसकी तरफ देखने लगती है। योगेश कहता है, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब हो सकता है। हर्षिता योगेश से पूछती है, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि उन्हें हमारे बारे में अपनी बात को ठीक कहते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि रोबोट के बारे में पता चल गया है। योगेश जवाब देता है, तुम ही बताओ फिर इसका क्या मतलब हो सकता है। हर्षिता अब एक पल के लिए सुन रह जाती है। कुछ पलों के बाद उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। तब वह योगेश से कहती है, इसका मतलब इनको रोबोट के सामने लाने का वक्त आ गया है। योगेश कहता है, मुझे यही समझ में आ रहा है कि अब वक्त आ चुका है, हमें अब रोबोट को सबके सामने ला देना चाहिए। हर्षिता कहती है, माँ साहब का आदेश था कि रोबोट का राज खुलने ना पाए। फिर एक पल चुप होकर दोबारा से कहती है, वह लोग रोबोट के बारे में यह कभी नहीं जान पाएंगे, उनकी असलियत क्या है। उनको ये सिर्फ एक मामूली खिलौना ही लगेगा। अब योगेश कहना शुरू करता है, तुम सही कह रही हो, इससे पहले कि वह लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएं और वह हम पर हमला कर दें, हमें ही उन पर हमला कर देना चाहिए और एक बच्चा लेकर वहां से तुरंत रवाना हो जाना चाहिए। हर्षिता कहती है, पागल मत बनो, अगर हम चुपचाप एक बच्चा ले आते हैं तो यहाँ से भागना आसान होगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने से हमें बच्चा कौन ले जाने देगा। रोहित मारवा की सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जान पहचान है, वह 1 मिनट में सब चीज़ों को बंद कर सकता है। योगेश कहता है, इतना परेशान मत हो, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। हमें ना वहाँ से बच्चा चुराना है और ना ही बच्चे को लेकर जाना है, हमें सिर्फ खुद को बचाकर यहाँ से भागना है और हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें हम पर कोई शक कर सके। अब हर्षिता और भी ज़्यादा आश्चर्य से योगेश को देखती है। हर्षिता को समझ नहीं आता कि योगेश कहना क्या चाहता था। तब योगेश अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा रोबोट को लेकर आएगा
और अपना रूप बदल कर खुद के अंदर उसे कभी नहीं छुपा सकता। हर्षिता योगेश की बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। तभी हर्षिता कहती है, मुझे थोड़ा वक्त दो, एक बार आगे की प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे के कमरे के अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जब हमें रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देने का, उसे सेल्फ मोड में डालने का। योगेश कहता है, ठीक है, तुम देख लो यह सब कैसे करना है, तब तक मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ यहाँ से भागने का। दूसरी तरफ अनिका और रोहित के बेडरूम में रोहित और अनिका भी बिस्तर पर लेटे हुए थे, पर नींद दोनों में से किसी को भी नहीं आ रही थी। उन दोनों की आंखें खुली थी, अनिका की आंखें छत की ओर। तभी अनिका उठकर बैठ जाती है। उसे इस तरह चौंक कर बैठता हुआ देखकर रोहित कहता है, क्या हुआ अनिका, तुम ठीक तो हो? अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन इस वक्त घर में सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद वह उठकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ती है। रोहित उसका चेहरा देखकर उसके साथ ही दौड़ पड़ता है। अनिका के कानों में सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले बालकनी से एक काला सांप उनके सामने आ जाता है। वह जैसे ही उस पर गोली चलाता है, वह तेजी से इधर उधर खिसकते हुए उनके बीच से खिलखिलाता हुआ, सरसराहट पैदा करता हुआ भाग जाता है और कुछ ही सेकंड में अपने आकार बदलते हुए एक रोबोट के रूप में उनके सामने खड़ा हो जाता है। इस तरह से उसे अपने सामने देखकर उस पर गोलियां चलाना सिक्योरिटी गार्ड शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की गोलियों का उनके शरीर पर कोई भी असर नहीं होता है। तभी वह रोबोट एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने हाथ में उठाता है और उसे नीचे फेंक देता है। उसके बाद दूसरे को उठाता है और वह उसे भी नीचे फेंक देता है। बाकी सभी गार्ड्स को उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए उसके बाद वह अनिका और रोहित की तरफ देखता है। जितनी भी गोलियां उनके शरीर पर चलती थी, रोहित और अनिका उसको देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उसके शरीर में उन गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। गार्ड्स उसके शरीर पर जितनी गोलियां दाग रहे थे, वह रोबोट उन्हीं सारी गोलियों को उन गार्ड्स की तरफ वापस भेज देता था, जिससे वह सारी गोलियां उन गार्ड्स को अदल बदल कर इधर उधर लग रही थी। उधर मारवा हाउस में ठीक उसी वक्त एक लोहे की तार से बना हुआ एक मजबूत जाल बालकनी की छत से नीचे की तरफ गिराया जाता है, जिसमें रोबोट को पूरी तरह से लपेट लिया जाता है। एक के बाद एक कई सारे इसी प्रकार के तारों के जाल उसके ऊपर गिराए जाते हैं और वह तारों के बीच में फंस जाता है। अब तक सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच में यह खबर फैल गई थी कि बच्चों के कमरे की बालकनी में किसी दुश्मन का आगमन हुआ था, लेकिन वह कौन है और वह कहाँ से आया है, उसकी कोई ठीक ठाक जानकारी किसी को भी नहीं थी, क्योंकि बालकनी में मौजूद कोई बागड़ कोई इन्फॉर्मेशन दे पाता। उससे पहले यह सारी घटनाएं घट चुकी थी। इन सभी जालों के कोनों के बालकनी की दीवारों से बंधे हुए थे। फिर अचानक से उनके दोनों कोने अपनी दिशा में खींचने लगते हैं। उसकी वजह से विविध काया इस जाल में पूरी तरह से फंसकर अपना संतुलन खो चुका था और बालकनी के ऊपर से उठकर हवा में अचानक से वह एक झूले की तरह उस जाल में झूलने लगता है और पलक झपकते ही रोबोट उठकर बालकनी के नीचे फेंक दिया जाता है। यह सभी आवाज़ें सुनकर सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए बच्चों के कमरे के दरवाजे से बालकनी की तरफ पहुंच जाते हैं। जब तक वह यहाँ वहाँ पहुँचते, तब तक रोबोट को नीचे फेंकने के लिए वह बार बार उसको उछालते रहते हैं। वह रोबोट सिर्फ हवा में उछलते हुए देख पा रहे थे। कुछ ही सेकंड के बाद उसे नीचे के ग्राउंड में गिरा दिया जाता है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स साथियों को सहारा देते हुए बालकनी में कमरे के अंदर आ जाते हैं और बालकनी का दरवाज़ा, खिड़कियां और पर्दे सभी ठीक तरीके से बंद करके अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। अब अनिका अपने कमरे से बाहर आ ही रही थी, तभी उसकी निगाह मनीषा पर पड़ती है। मनीषा बच्चों की केयर टेकर थी और साथ में वह मार्शल आर्ट भी जानती थी। मनीषा अनिका को देखकर एकदम से अनिका की तरफ चिल्लाते हुए भागती है। तब अनिका चिल्लाते हुए कहती है, तुम मेरी तरफ मत आओ, अभी जितना जल्दी हो सके तुम जाकर सभी घर वालों को, घर के नौकरों को सेफली यहाँ से बाहर निकालो और बड़े मारवा हाउस में पहुँचा दो। जल्दी करो। अनिका का ऑर्डर सुनते ही वह उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ती है। ठीक उसी वक्त भूमिका को खबर मिल जाती है कि घर के अंदर क्या चल रहा है। भूमिका निखिल से कहती है, इस रोबोट ने हमला किया है। ऐसा कहकर वह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। निखिल भी अपनी पिस्तौल कमरे में रखकर कमरे से उठाते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर परशुराम, सूर्यवंशी और अब्दुल्ला भी अपनी टीमों के साथ दौड़ पड़ते हैं। नौकरों के बेस में काम कर रहे कमांडो भी अपने हथियारों को लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में मारवा हाउस किसी छावनी की तरह दिखाई देने लगता है। हाथों में हथियार लिए कमांडो पहले से ही तय की गई योजनाबद्ध तरीके से अपने काम पर लग जाते हैं। परशुराम, सूर्यवंशी का काम था कि घर के सभी सदस्यों को सुरक्षा देने का
और वहीं अब्दुल के लिए रोहित और अनिका और उसके बच्चों की सुरक्षा देना था। उधर जाल में लिपटा हुआ जमीन पर पड़ा रोबोट अपने सारे बंधनों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। उतनी ही देर में परशुराम सूर्यवंशी घर के सदस्यों, नौकर और उनके परिवार को सुरक्षित करने के तरीके से मारवा हाउस में बने सीक्रेट अंडरग्राउंड में सबको पहुंचाना शुरू कर देता है। ठीक उसी वक्त जब प्रीति को यह खबर पता चलती है तो वह सीधा शनि और ओमकार के कमरे की तरफ दौड़ती है। वह वहां जाकर दोनों को उस कमरे से बाहर निकलने के लिए कहती है। तभी शनि पूछता है कि तुम इतनी अफरा तफरी में यहाँ पर क्यों आई हो, ऐसा क्या हुआ है। तभी प्रीति कहती है, अभी के अभी यहाँ कमरे से निकलो और भागो, यह जगह अभी हमारे लिए सेफ नहीं है और ना ही अभी तुम्हें बताने का मेरे पास टाइम है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम दोनों अभी के अभी परशुराम सूर्यवंशी के साथ यहाँ से बाहर चले जाओ। ओमकार कहता है, और तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। प्रीति घूर कर ओमकार की तरफ देखते हुए फिर जवाब देती है, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ। इसके बाद सनी की तरफ देखते हुए कहती है, इसे यहाँ से अपने साथ लेकर जाओ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम दूसरे की जान बचाना है, खुद अपनी जान बचाकर छुपकर बैठना नहीं। ठीक उसी वक्त कुछ गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और वह शनि और ओमकार को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। प्रीति की बात सुनकर ओमकार के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं और दिमाग सुन पड़ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रीति वापस दूसरी तरफ दौड़कर जहाँ पर खतरा था वहाँ पहुँच जाती है। कुछ ही देर में अनिका, रोहित, भूमिका, निखिल और प्रीति बच्चों के कमरे के बाहर मौजूद हो जाते हैं। अनिका सभी को बाहर रुकने का इशारा करती है और वह खुद अंदर चली जाती है। वह अंदर जाकर वह देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड को दीवारों से टेक लगाकर बैठे हुए थे। दरअसल सभी सिक्योरिटी गार्ड ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहने हुए थे, जिनकी वजह से जान की हानि नहीं हुई थी, लेकिन गोलियों की वजह से उनके हाथ पैर पर अधिक चोट नजर आ रही थी। अनिका कुछ देर दूसरे कमांडो को इशारा करती है, जिन साथियों को ज़्यादा गहरी चोट आई थी वह उन्हें सहारा देकर बाहर ले जाएं और बाकी घायल खुद बाहर की तरफ चले जाएं। इसके बाद पूरे कमरे की स्थिति को देखने के बाद सभी को सावधान करने की चेतावनी देते हुए वह भी कमरे से बाहर निकल आती है। बाहर जाकर वह प्रीति को इशारा करती है कि अगर किसी को गहरी चोट आई है तो प्रीति उन्हें तुरंत इलाज दे। प्रीति घायल कमांडोज के साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड की तरफ तेजी से चली जाती है, क्योंकि इस वक्त वही एक जगह सेफ थी और वह उपचार के लिए ठीक थी। इधर अब्दुल्ला ने अपने साथियों के साथ रोहित और अनिका को चारों तरफ से घेर लिया था। वह रोहित से कहता है, सर प्लीज़ आप सभी यहाँ से चलिए, यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं। इसके बाद भूमि और कौटिल्य को भी कमांडो चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं। वह उन सभी को वहाँ से तुरंत बाहर निकलने के लिए कहते हैं। इस पर रोहित वहाँ से जाने से इनकार कर देता है और जवाब देता है, यह छिपने का वक्त नहीं है, यह सामना करने का वक्त है। अब्दुल्ला जवाब देता है, ऐसी मुसीबत का सामना करना आपका काम नहीं है, वह हमारा काम है, हम इससे निपट लेंगे, आप सभी प्लीज़ यहाँ से चलिए। अब अनिका कहती है, अब्दुल्ला सही कह रहा है, आप सभी यहाँ से जाइए। रोहित कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी भूमि अनिका से कहती है, और मैं भी साथ आ रही हूँ। अनिका बाहर की ओर दौड़ पड़ती है, जहाँ इस वक्त विविध काया मौजूद था। बाकी सभी भी अनिका के पीछे पीछे उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। अनिका विविध काया से 100 मीटर की दूरी पर ही उसकी नज़र से दूर अंधेरे में ही रुक जाती है। अनिका और रोहित दोनों ही बिना हथियारों के थे, जबकि भूमि और कौटिल्य ने अपने अपने हथियार अपने हाथों में निकाल रखे थे। विविध काया लोहे की तारों को इस तरह तोड़ रहा था जैसे कि कच्चे धागों को तोड़ रहा हो। उसकी ताकत देखकर सभी दंग रह जाते हैं। ठीक इसी वक्त विविध काया अपने आप को सभी बंधनों से छुड़ा लेता है। विविध काया को कमांडोज ने अपने अपने हथियारों के साथ चारों तरफ से घेर रखा था। अब तक वह यह बात जान चुके थे कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होने वाला है। जितनी गोलियां उसकी तरफ चलाई जाएंगी वह वापस कमांडोज को अपने सीने पर झेलनी होंगी। अनिका अपने पास मौजूद एक कमांडो से वायरलेस ले लेती है और फिर उसी वायरलेस से ऑर्डर देती है, उस पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। स्टार्ट प्लान बी। दमयंती देवी का किला। अब तक दमयंती देवी को यह खबर मिल चुकी थी कि मारवा हाउस में विविध काया के मौजूद होने का रहस्य खुल चुका है, और इससे पहले कि वह लोग विविध काया की ताकत के बारे में जान पाएं, विविध काया आज अपने काम को पूरा करने के लिए उन लोगों से आमने सामने की टक्कर लेने वाला है। दमयंती देवी वहाँ का पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसे पूरा भरोसा था कि ऐसी स्थिति में अनिका लड़ने के लिए सामने जरूर आएगी। आखिर ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी औलाद पर संकट आए और चुपचाप खड़ी होकर देखती रहे। जब बात अनिका जैसी ताकतवर माँ की हो
तब वह जरूर आगे आएगी। वह अपनी आंखों से अनिका को लड़ते हुए देखना चाहती थी। रुद्रमा देवी दमयंती से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि वह सामने आकर अपना भेद खोलेगी? रुद्रमा देवी की बात पर दमयंती देवी ठहाका मारकर हंस पड़ती है। हा 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 हा। दमयंती देवी हंसते हुए रुद्रमा देवी से कहती है, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? वह स्वाति मल्होत्रा की बेटी है, उस स्वाति मल्होत्रा की जिसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या इसमें अपनी माँ का इतना भी अंश नहीं है कि यह उसके नक्शे कदम पर चले? फिर दोबारा से हंसने लगती है। दमयंती देवी बेहद खुश थी, उसकी मुराद पूरी होने वाली थी। वह आगे कहती है, तुम चिंता मत करो रुद्रमा देवी, इसे अपनी माँ के सभी गुण मिले हैं, यह गुण भी उन्हीं में से शामिल है। अपने बच्चों को बचाने के लिए आज वह सामने जरूर आएगी। इसके बाद रुद्रमा देवी और दमयंती देवी दोनों ही अपने किले की अंडरग्राउंड रिसर्च लैब में चली जाती हैं। दमयंती देवी के वहां पहुंचने से पहले ही सभी तैयारियां कर दी गई थी। एक और जहां दिल्ली में विविध काय की इस हरकत को हर्षिता और योगेश अपने सामने रखे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते थे, बिल्कुल उसी तरह दूसरी ओर इसे दमयंती देवी की अंडरग्राउंड रिसर्च लैब की एक बड़ी सी स्क्रीन को भी कनेक्ट कर दिया गया था। वह दोनों बड़ी सी स्क्रीन के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं, जहां से उन्हें विविध काया की आंखों से दिखाई देने वाला हर नज़ारा स्क्रीन पर नजर आ रहा था। जैसे ही वहां मारवा हाउस में विविध काया खुद को जाल से आज़ाद करता है, वैसे ही दमयंती देवी अपनी जगह पर खड़े खड़े कहती है, बहुत बढ़िया विविध काया, बहुत बढ़िया। एक तुम ही हो जो मेरे सच्चे सिपाही निकले हो। कुचल डालो सबको, चींटियों की तरह मसल डालो और उठा लाओ उसके किसी भी एक औलाद को। अब रुद्रमा देवी दमयंती देवी से पूछती है, और अगर वह लड़ने के लिए सामने नहीं आई तो? इस पर दमयंती देवी रुद्रमा को एक टक देखने लगती है, फिर एक पल रुक कर कुछ सोचने के बाद जवाब देती है, तो कोई बात नहीं, अगर लड़ने के लिए सामने नहीं आएगी तो अपने बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ तक तो हमारे सामने आ पहुँचेगी। बस आज विविध काया अपने मकसद में सफल हो जाए, उसके बाद सारा खेल हमारी मुट्ठी में होगा, जिसका बरसों से इंतजार है। हम उसके बेहद करीब होंगे। मारवा हाउस। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस के ग्राउंड में मौजूद कौटिल्य अनिका के कान में धीरे से कुछ कहता है। अनिका एक पल कौटिल्य की ओर देखती है और फिर अपनी गर्दन हिला देती है। विविध काया एक बार फिर से जैसे ही बालकनी की ओर बढ़ता है, तभी कमांडो विविध काया पर बड़े बड़े लोहे के गोले, जो लोहे की मजबूत मोटी तारों से जुड़े हुए थे, उनसे हमला करते हैं। यह बंधे हुए मोटे मोटे लोहे के गोले जाकर विविध काया के पैरों में लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता। विविध काया खुद को इस बंधन से आज़ाद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। वह अपने आप को पतले और बेहद लंबे बांस जैसे आकार में बदल लेता है, जिसकी वजह से वह बंधन जमीन पर जा गिरता है। इससे भी ज़्यादा अचंभित करने वाली बात यह थी कि इस बार विविध काया की गति अति तीव्र थी। वह फिर से अपने आप को रोबोट में बदल लेता है और आगे बढ़ने लगता है। अब फिर से बार बार उस पर पहले वाली तकनीक का ही इस्तेमाल किया जाता है। विविध काया पलक झपकते ही हर बार खुद को आज़ाद करके एक कदम आगे बढ़ जाता है। अब कमांडोज की टीम उसके पीछे की ओर से उस पर यंत्रों की मदद से लोहे के भारी गोलों और पत्थरों को फेंक कर हमला करती है। इससे भी विविध काय पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अब वह लगातार किए जा रहे इन हमलों का प्रत्युत्तर देने के लिए कमांडोज की तरफ मुड़ जाता है। वह अपने पैरों की मदद से वहां पड़े हुए सभी भारी भारी पत्थरों को वापस उन्हीं की दिशा में फेंकने लगता है। उसके एक एक वार से वह गोले और पत्थर इस तरह से उड़ रहे थे जैसे हवा में बहुत सारी फुटबॉल उड़ रही हों। कमांडोज जमीन में खोद कर बनाई गई बेस सुरक्षा गड्ढों में झुककर अपना बचाव करते हैं। जब विविध काय के किसी भी प्रकार से किसी भी कमांडोज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, तब वह गुस्से से उसी ओर बढ़ने लगता है जहां कमांडोज छिपे हुए थे। ठीक इसी वक्त एक कमांडो अपना हाथ ऊपर करता है और उसकी एक उंगली दिखाई देती है। ठीक एक सेकंड बाद दूसरी उंगली और उसके एक सेकंड बाद तीसरी उंगली दिखाई देती है। जैसे ही हवा में उसकी 3 उंगलियां एक साथ दिखाई देती हैं, विविध काय के नीचे की जमीन फट जाती है और वह उसके अंदर चला जाता है। दरअसल यही था प्लान भी, जिसमें विविध काय को कैद करना शामिल था, ताकि जब तक वह खुद को आज़ाद कराए तब तक सिक्योरिटी टीम और सभी कमांडोज को सभी घरवालों को सुरक्षित करने के लिए कुछ समय मिल जाए। ठीक इसी वक्त जब विविध काय जमीन के अंदर कैद था, तभी परशुराम सूर्यवंशी अपने साथियों के साथ सभी लोगों को घेरे के बीच में लेकर सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। इस वक्त पूरे घर में हलचल मची हुई थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में एक नौकर डर से कांपते हुए कहता है, मारवा हाउस पर हमला हुआ है। तभी परशुराम सूर्यवंशी उसे डांटते हुए कहता है,
बिना किसी जानकारी के अपना मुंह मत खोलो और बिना वजह सभी को डराओ मत। फिर वह बड़े ही प्यार से सभी की ओर देखते हुए कहता है, इस असुविधा के लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यह सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की यह प्रैक्टिस खास हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है। यह हमारे कमांडोज की क्षमता की जांच है कि समय पड़ने पर वह मारवा हाउस में रह रहे सभी लोगों को किस प्रकार सुरक्षित कर पाएंगे। जैसे जैसे मारवा परिवार के दुश्मन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें भी अपनी योजना और ताकत को मजबूत करना होगा। इसके अलावा आप सभी को भी इस बात का पता रहेगा कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आप सभी को क्या करना है। इस वक्त जहां विविध काया मौजूद था, वहां लोहे की मोटी मोटी दीवारों से तैयार किया गया एक चौकोर कमरा था। जैसे ही विविध काया के पैर उसके ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही ऑटोमेटिक दरवाजे को कमांडो के इशारे पर खोल दिया जाता है और वह उसके अंदर गिर जाता है। उसके अंदर गिरते ही दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। अब तक सभी विविध काया की ताकत के अच्छे खासे नमूने देख चुके थे। सभी को यकीन था कि उसे इस तरह ज्यादा देर बंद नहीं रखा जा सकता, इसलिए अगले कदम की तैयारी जितनी जल्दी हो सके करनी होगी। सभी को पूर्ण विश्वास था कि उन्हें अगली तैयारी के लिए कम से कम आधे से 1 घंटे का समय अवश्य मिल गया है। सभी अनिका के इशारे पर अनिका और रोहित के पास आ पहुंचते हैं और वहां से सीधा सबसे करीबी हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नीरज सांगवान और कैमरा विजिलेंस टीम इस वक्त मारवा हाउस में मौजूद हर कमरे पर निगाह जमाए बैठी थी। रात के वक्त भी पूरे मारवा हाउस में इस तरह रोशनी फैली हुई थी जैसे दिन का उजाला फैला हुआ हो। मीटिंग हॉल में सभी अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। सामने ही स्टेज पर रोहित, अनिका, भूमि और कौटिल्य जा खड़े होते हैं। अब्दुल्ला और उसके साथी भी वहीं आसपास खड़े हो जाते हैं। तभी भूमि कहती है, अगर आप सभी में से किसी के भी पास कोई सुझाव है तो वह दीजिए कि इस समस्या से निपटने के लिए या इसे टालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तभी एक कमांडो कहता है, जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, सभी मशीनरी किसी न किसी तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करती है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इसकी एनर्जी को खत्म कैसे किया जा सकता है और दोबारा से एनर्जी लेने से कैसे रोका जा सकता है, तो शायद बात बन जाए। इस पर कौटिल्य जवाब देता है, यह उपाय अच्छा है, लेकिन इसका बैटरी बैकअप कम से कम 30 से 36 घंटे का है। इतने घंटे तक इसका सामना करना या इसे रोक कर रखना आसान नहीं होने वाला है। यह तरकीब केवल तब काम आ सकती है जब हमें इतने घंटे तक इसे रोकने का कोई उपाय खोज लें। लड़ते हुए भी अगर यह हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गया तो खुद को आसानी से चार्ज कर सकता है और फिर वापस पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए दोबारा खड़ा हो सकता है। तभी एक दूसरा कमांडो अपनी बात रखते हुए कहता है, इस रोबोट को यहाँ से जो भी चीज चाहिए, अगर उसे इससे दूर कर दिया जाए या फिर इसे दे दी जाए तो क्या यह यहाँ से बाहर चला जाएगा। इतने में ही तीसरा कमांडो कहता है, उसने बच्चों के कमरे पर हमला किया है, इसका मतलब यह उन्हीं को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इससे पहले की बातचीत आगे बढ़ती उनके वायरलेस पर मैसेज सुनाई देता है कि रोबोट बाहर निकल आया है। इस सूचना के मिलते ही अनिका अब्दुल्ला को इशारा करती है। अब्दुल्ला चिल्लाते हुए कमांड देता है, मीटिंग डिस्पर्स, गो टू योर पोजीशंस। यह सुनते ही सभी अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं और अपने हथियारों सहित वापस अपनी अपनी जगह पर दौड़ पड़ते हैं। अभी मीटिंग हॉल में बातचीत चल ही रही थी और वहां विविध काय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे ही वह उस अंधेरे कमरे में पहुंचता है, वह अपनी सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यह पता लगाता है कि वह किसके बीच में बंद है। उसे जैसे ही इस बात का ज्ञान होता कि वह लोहे की दीवारों के बीच में है, वह अपने हाथ को तेज धारदार वाले नुकीले ड्रिल करने वाले हथियार में परिवर्तित कर देता है। लोहे की दीवार को भेदने के बाद वह जमीन को खोदना शुरू कर देता है। अपने हाथ को हथियार में बदलने के बाद धीरे धीरे वह पूरा स्वरूप बदलते हुए उसी तेजी से नुकीले हथियार में ढल जाता है। फिर इसी बदले हुए स्वरूप के साथ बड़ी ही आसानी से जमीन को खोदते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। मारवा परिवार की सिक्योरिटी ने जितना अनुमान लगाया था, इस रोबोट ने बाहर निकलने में उससे 1/4 समय भी नहीं लगाया। जितनी आसानी से एक ड्रिल मशीन दीवार में या किसी लकड़ी में छेद करती है, उससे भी कहीं ज्यादा आसानी से विविध काय ने लोहे की दीवारों और जमीन में सुराख कर दिए थे। इस तरह आगे बढ़ते हुए वह बच्चों के कमरे की बालकनी के नीचे की दीवार के पास से बाहर निकलना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड पहले से भी बढ़ी हुई दिखाई दे रही थी। इस बार वह आगे बढ़ने के लिए खुद को रोबोट में नहीं बदलता और इसी रूप में दीवारों के ऊपर चढ़ते हुए बच्चों के कमरे की बालकनी तक पहुंच जाता है और उनकी खिड़कियों पर लगे हुए उस मजबूत बुलेट प्रूफ मटेरियल पर हमला करना शुरू कर देता है। पहले वह धारदार हथियार के रूप में ही तेज गोलियों की बरसात शुरू कर देता है, फिर रोबोट में बदल जाता है। उसके कुछ ही सेकंड बाद वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसे तोड़ने के लिए उस पर धक्का देता है ताकि वह अंदर प्रवेश कर सके। उसकी आहट से सभी कमांडो हरकत में आ जाते हैं।
अंदर मौजूद सभी कमांडो अच्छी तरह से जानते थे कि उस पर गोलियां चलाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए सभी अपने हाथों में चाकू, चैन जैसे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं ताकि एक साथ उस पर हमला बोल सके। इस बार भी जब वह शीशा नहीं टूटता तो विविधकाय एक बार फिर से वह एक ही जगह पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अब उसे मजबूत ट्रांसपेरेंट पदार्थ पर चटकने जैसे निशान दिखाई देने लगते हैं। इस बार विविधकाय का किया गया तेज प्रहार उसे चकनाचूर कर देता है और वह तेजी से कमरे के अंदर घुस जाता है। सभी कमांडो एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। एक कमांडो छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर चढ़ जाता है और अपनी पूरी ताकत और गति के साथ उसे चाकू से गोदना शुरू कर देता है। तो वहीं अन्य 2 कमांडो झुककर पोजीशन लेकर उसके पैरों पर वार करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार अपनी पोजीशन लेते हुए अन्य कमांडो उसके हाथों, कंधों, कमर और सामने से छाती और पेट पर वार शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में वह समझ जाते हैं कि उनकी कितनी भी मेहनत का कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। उनका किया गया कोई भी वार उसके शरीर पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। एक ही जगह पर लगातार कई बार तेज वार करने पर कुछ काटने जैसा निशान बना, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में वह खुद ब खुद गायब हो गया। इससे अब यह बात भी स्पष्ट हो गई थी कि उसकी हीलिंग प्रोसेस बहुत तेज है। इसके अतिरिक्त उसे अपनी रिकवरी करने के लिए किसी बाहरी संसाधन की जरूरत नहीं है। यह जानते हुए भी कि उसे जीत पाना संभव नहीं है, सभी कमांडो पूरी बहादुरी से लड़े। लेकिन कुछ ही पलों बाद जब विविधकाय को पूरी स्थिति समझ आ जाती है तब वह सभी को एक साथ उठाकर दरवाजे की ओर फेंक देता है। ठीक इसी वक्त अनिका, रोहित और उनके साथ कुछ कमांडो दौड़ते हुए बच्चों के कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं उससे पहले ही उन सभी को कमरे के अंदर से दरवाजे से टकराने की तेज आवाज आती है। जैसे ही एक कमांडो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने उसके सारे साथी ढेर पड़े हुए दिखाई देते हैं। विविधकाय ने उन्हें इतनी जोर से पटका था कि कोई भी दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। सामने का नजारा देखकर सभी सदमे में आ जाते हैं। उसने अपनी गोद में आर्यन को उठाया हुआ था। सभी गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन तभी भूमि कहती है, गोली मत चलाना, यह आर्यन को भी लग सकती है। रोहित यह सब देखकर जैसे ही आगे की तरफ लड़ने के लिए बढ़ता है, अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। रोहित अचंभित आंखों से अनिका की ओर देखने लगता है। फिर वह बोल उठता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारा आर्यन खतरे में है। अनिका, तुम्हारा अपना बेटा है उसके पास। अनिका घबराई हुई ऊंची आवाज में रोहित से कहती है, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दे सकती। क्या तुमने देखा नहीं कि उसके लिए हमारे जैसे इंसान चींटी मकोड़ों जैसे हैं? हाँ, मुझे मालूम है वह मेरा बेटा है, लेकिन अपने बेटे के साथ साथ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने दे सकती। तुम उससे लड़कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यह एक रोबोट नहीं बल्कि एक हैवान है। इसे जाने दो यहाँ से। हम मिलकर अपने बेटे को ढूंढ लेंगे। अपने बाकी के 2 बच्चों के बारे में सोचो, तुम्हारे बिना उनका क्या होगा?